हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए 23 दिसंबर साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे। तो चलिए सेशन की करते हैं शुरुआत हम लोग। अच्छा, आज 23 दिसंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, बता पाओगे आप लोग? वैसे कल 22 दिसंबर को हम लोग मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया करते हैं। आज 23 दिसंबर को भी एक डे होता है। कौन सा डे है, कमेंट में बताना आप लोग। लास्ट सेशन में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, उसका ठीक जवाब क्या होगा कि हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, और के साथ साथ एक डिपार्टमेंट और भी है माइक्रोबायल पोटेंशियल, नहीं, एक डिपार्टमेंट का नाम है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, जिसको BRIC के नाम से जानते हैं, ब्रिक डिपार्टमेंट है। इन्होंने एक पहल की शुरुआत की है। इस पहल का नाम क्या है? इस पहल का नाम है जीनोम इंडिया। देखो, मैं आपको बताता हूँ ये पहल क्या है। भारत में ना बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं, अब ये माइक्रोबायल पोटेंशियल को प्रदर्शित करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है सूक्ष्म जीवीय क्षमता, यानी कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया की पहचान करनी है जो हमारी हेल्प करते हैं। लाइक जैसे एक लैक्टोबैसिलस जीवाणु का नाम आप जानते होंगे, जो दूध को दही में बदलता है। तो हमारा मित्र बैक्टीरिया है, मतलब फ्रेंड बैक्टीरिया है। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं। एग्रीकल्चर में इन द सेंस हमारी सोइल जो है उसको फर्टिलिटी की ओर लेके जाते हैं जमीन में। तो ऐसे ही बहुत सारे और भी बैक्टीरिया है। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया की पहचान करनी है जो किसानों के मित्र हों, एग्रीकल्चर के लिए हेल्प करें, हमारी हेल्थ के पर्सपेक्टिव हेल्प करें, हमारे हो सकता है किसी इंडस्ट्रियल हेल्प करे, व्यावसायिक तौर पे हेल्प करे। तो ऐसे माइक्रो बायल पोटेंशियल की पहचान करने के लिए जीनोम इंडिया पहल की शुरुआत की है। किसने शुरुआत की है? ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और के साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला करंट अफेयर है कि हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला के जीवन पे कितनी किताबें जो है ना वो प्रकाशित की जाएगी। तो इनके जीवन से रिलेटेड 2 किताबें हैं वो प्रकाशित की जाएगी। टोटल इनकी 2 किताबें जल्द ही प्रकाशित होगी। एक तो इनकी आत्मकथा होगी, ऑटोबायोग्राफी होगी, और दूसरी किताब का नाम होगा मेरी विदेश यात्रा। ये किताबें लगभग तैयार है। इनके परिवार के मुताबिक चौटाला हर रोज़ डायरी लिखा करते थे, उर्दू में ही लिखा करते थे ये, और इनकी डायरियों का हिंदी में अनुवाद जो है ना वो करवाया जा चुका है, और इसी में ही उनकी आत्मकथा है वो भी प्रकाशित की जाएगी। चौटाला साहब ने 119 देशों की यात्रा की थी। इनमें से अमेरिका, चाइना, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, पोर्चुगीज मतलब पुर्तगाल गए थे ये, ऐसे स्पेन, ऐसे करके कई सारे देश हैं जो मतलब जैसे मेन ऑस्ट्रिया एक देश है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना है, दुनिया का जीवंत शहर कहलाता है। पड़ोसी देश नेपाल भी है, कुवैत भी है। कुवैत की करेंसी इंडिया के पर्सपेक्टिव काफ़ी महंगी है। कुवैती दिनार लगभग 200 के प्लस ही रहता है, 200-250 के आसपास रहता है। UAE हो गया, मतलब दुबई उसका शहर है एक। स्कॉटलैंड हो गया, ये UK का ही एक पार्ट है। तो ऐसे कई सारे देशों के जो अनुभव है ना, इन्होंने मेरी विदेश यात्रा किताब के अंदर लिखे हैं। 21 दिसंबर को सैटरडे के दिन ओम प्रकाश चौटाला का सिरसा के गांव तेजाखेड़ा के अंदर फार्म हाउस में इनका राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार किया गया। दोनों बेटे, एक अजय चौटाला है और एक अभय चौटाला, इन्होंने ही मुखाग्नि दी थी। 20 दिसंबर को इनका देहांत हुआ था। 1 जनवरी 1935 को इनका जन्म हुआ है, और 20 दिसंबर 2024 को जो है ना इनका देहांत हुआ। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे, और सबसे कम दिन मुख्यमंत्री भी हरियाणा में ये रहे थे। और पहली बार CM कब बने थे? 2 दिसंबर 1989 को, केवल 171 दिन। दूसरी बार 12 जुलाई 1990 को कुर्सी संभाली, केवल 5 दिन के लिए। और 22 मार्च 1991 को 15 दिन के लिए। और फिर फोर्थ टाइम 24 जुलाई 1999 को CM बने, तकरीबन 1 साल। और पांचवी बार 2 मार्च 2000 को CM बने थे, इस बार पूरे 5 साल। और इनके जीवन पे एक 10वीं नाम की मूवी भी आई थी। ये सवाल HSSC ने पूछ भी लिया है वैसे। हरियाणा हाल ही में हरियाणा शिक्षा मंत्रालय ने, अभी शिक्षा मंत्रालय ने किस क्लास की परीक्षा के नियम बदल दिए हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग किया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अभी कौन सी क्लास के नियम बदल दिए गए हैं? तो अभी रिसेंटली जो है ना नियम बदले गए हैं। 5वीं क्लास और 8वीं क्लास, इन दोनों के ही नियम बदल दिए गए। नियम पहले थे क्या? पहले तो इस बात पे बात करते हैं हम लोग, उसके बाद में बात करेंगे कि नियम एक्चुअली बदले क्या है। बदले नियम ये है कि पहले नियम तो ये थे कि किसी बच्चे को एक्चुअली फेल नहीं करना।
ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि 5वीं क्लास का बच्चा हो या 8वीं क्लास का बच्चा हो, एक सीधा सा लॉजिक बना हुआ था कि हरियाणा के अंदर अब बच्चों को जो है ना फेल नहीं करना है। लेकिन अब ऐसा होगा कि बच्चों को फेल किया जा सकता है अगर वो फेल हो रहे हैं तो। ऐसा मत सोचना कि अब नियम ये बना दिया कि हाँ अब फेल करना है, इतने दिन फेल नहीं करना था अब फेल करना है। ऐसा नहीं किया गया, ऐसा किया गया कि भाई फेल अगर वो हो रहे हैं तो उनको फेल किया जा सकता है। ऐसा करने के पीछे का उद्देश्य बहुत हो जाएगा कि बच्चे इतने दिन तक ये मतलब, और कॉन्फिडेंट नाम की भी एक चीज़ होती है ना, सोचते हैं कि यार चलो फेल तो होंगे नहीं, पूरा साल पढ़ें या ना पढ़ें चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अब ऐसा होगा कि अगर वो फेल हो रहे हैं तो उनको फेल किया जाएगा। देश भर में 5वीं और 8वीं कक्षा के लिए शिक्षा मंत्रालय ने बड़े बदलाव किए हैं और नए नियमों के मुताबिक वार्षिक परीक्षा में कोई छात्र फेल होता है तो टीचर अब फेल कर सकते हैं उसे। इसके बाद छात्र को 2 महीने के अंदर जो है ना एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाएगा, जबकि पहले 8वीं तक किसी भी छात्र को फेल करने का प्रावधान नहीं था। अगर छात्र की रिजल्ट में कमज़ोर स्थिति होती है तो उसी कक्षा में कुछ समय के लिए होल्ड कर लिया जाता था और दोबारा एग्ज़ाम लेके उसे अगली कक्षा में भेज दिया जाता था। लेकिन होल्ड करने के लिए किसी भी छात्र के पेरेंट्स की सहमति अनिवार्य होती थी। अब कोई पेरेंट्स ये क्यों कहेगा कि मेरे बच्चे को आप होल्ड करो, चांस ही नहीं है कि होल्ड करने का कोई पेरेंट्स वैसे भी कुछ कहे। तो इस करके जो है ना जनरली बेसिकली कोई फेल होता ही नहीं था समझो, और अगली क्लास के अंदर ही भेज ही दिया जाता था, हर बार ही ऐसा ही होता था। और अब ऐसा नहीं है, अब नए नियमों के मुताबिक भारत सरकार की तरफ से गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के पास में भी नोटिफिकेशन मतलब पूरे 16 दिसंबर से पूरे देश में लागू हो गया। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने भी ऑफिशियली ये लेटर जो है ना वो मतलब सर्कुलेट कर दिया है। ये ऑफिशियली देखो द गजट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का पत्र है ये। रट्टा प्रणाली पे रोक लग जाएगी इससे। इस नई पहल के तहत शिक्षा और पुनः परीक्षा सक्षमता आधारित की होगी ये। छात्रों को रटने और एक साथ साथ जैसे क्या होता है कि बच्चा रट के पास हो, एक समझ के चीज़ें पास करे, ये तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। गुणवत्ता जो है ना उसमें सुधार आएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चों में स्किल डेवलपमेंट है उसका तो बहुत ज़्यादा कमी पड़ी रही है। और हर साल 5वीं और 8वीं की परीक्षा जो है ना नियमित रूप से होगी। फेल छात्रों को 2 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। दोबारा फेल होने पर छात्रों को उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा। नॉर्मली जैसे पहले होता था ना कि अगर फेल हो गया तो पूरी क्लास ही दोबारा करनी पड़ेगी, तो वही काम अब दोबारा हो जाएगा। आपका क्या कहना है वैसे इसके बारे में? मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा प्रैक्टिकली। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ एचबीएससी की, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की, तो इसमें ना अभी एक रीसेंट करंट अफेयर था कि इसके चेयरमैन बने हैं पंकज अग्रवाल। हालांकि ये हरियाणा के चुनाव आयुक्त भी है, मुख्य चुनाव आयुक्त भी है ये। सेक्रेटरी इस डिपार्टमेंट के अजय चोपड़ा है और इसके चेयरमैन है अजय पंकज अग्रवाल। ये अभी इनके पास में अतिरिक्त कार्यभार भी है, एक्सटर्नल चार्ज भी है। और वो कौन से डिपार्टमेंट का है? एक्सटर्नल चार्ज इनके पास में हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त का है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड वैसे कब बना था? ये 31 जनवरी 1969 को बना था, चंडीगढ़ में स्थापना हुई थी इसकी। फिर 1981 में इसको भिवानी में ट्रांसफ़र कर दिया और फिर ओपन बोर्ड आया था इसमें 1994 के अंदर। और उसके बाद पहली बार ना 10th का जो एग्ज़ाम है ओपन बोर्ड से लेना स्टार्ट किया था 1970 में। उसके बाद में 12th का एग्ज़ाम जो ना वो लेना स्टार्ट किया था 1987 से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से। उसके बाद में एक सेमेस्टर सिस्टम आया था जो 2006-07 से स्टार्ट हो गए। 2016-17 जो है ना उसके दौरान सेमेस्टर सिस्टम ही चला करता था। मैंने सेमेस्टर सिस्टम से एग्ज़ाम दिए हैं, हो सकता है आपने भी दिए ही होंगे ये वाले। तो ये पूरा आपको जो है ना चीज़ें थोड़ी थोड़ी याद रखनी है। विद्यालय अभी फ़िलहाल के लिए भिवानी में है ये। हाल ही में कहाँ पर ट्राई सिटी जब भी नाम आता है ना तो आप समझ जाना कि ये पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली की बात होती है। तो ट्राई सिटी पेरिनेटोलॉजी समिट हुई है और ये समिट कहाँ पे हुई है? चंडीगढ़ के अंदर हुई है अभी हाल ही में ये समिट। पंजाब मेडिकल काउंसिल के तत्वाधान में इस समिट को आयोजित किया गया है 2024 की। उत्तर भारत के तकरीबन 100 विशेषज्ञों ने जो है ना जेनेटिकल फीटल मेडिसिन और हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड जैसे अलग अलग सब्जेक्ट है उनके ऊपर रिसर्च किया है।
चंडीगढ़ के सेक्टर 35 के अंदर जो है ना ये वाली मीटिंग हुई थी ये। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेयर डिजीज़ इन इंडिया के अकॉर्डिंग दुनिया भर में 7,000 से ज़्यादा रेयर डिजीज़ है उनकी पहचान हो चुकी है। भारत में हर 20 में से एक व्यक्ति किसी न किसी रेयर बीमारी या कह दो गंभीर बीमारी का शिकार है। इनमें से 80% मामले जीन्स में गड़बड़ी के कारण ही होते हैं। जीन मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, अगर मान लेते हैं कि पिता को है तो बच्चे में हो जाएगा, बच्चे को है तो फिर आगे जनरेशन में भी होगा वो। जीन डिफेक्ट से बचने के लिए क्या किया जा सकता है, तो इसमें डॉक्टर हरप्रीत है, उन्होंने बताया कि भारत में 100 में से 2 बच्चों को जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं, लेकिन ऐसी सभी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना जरूरी नहीं है। यदि किसी परिवार में जेनेटिक बीमारियों का इतिहास है तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले एक विशेषज्ञ या काउंसिल से उसकी जो है ना काउंसलिंग करवाई जा सकती है। आपको मैं बता सकता हूं कि आपको याद भी होगा कि 2020-21 का एक आपका नोबेल प्राइज आपने पढ़ते हो लगातार ना, तो एक जेनिफर डुडोना और इमिनुअल कारपेंती है, उनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला था जीन एडिटिंग का, मतलब आप जीन को एडिट कर सकते हो। तो गर्भावस्था के दौरान 20 सप्ताह पहले जेनेटिक स्क्रीनिंग करवाना जरूरी है ताकि किसी भी बर्थ डिफेक्ट का समय पता लगा सके। मतलब देखो ये बहुत ज़रूरी है ताकि ऐसा ना हो कि बर्थ जब बच्चा पैदा हो रहा है उस समय उसका या तो कटा हुआ होठ, जैसे क्या होता है जीन डिफेक्ट में, आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं। आज मेरे पास में लिखने वाला टैब नहीं है, मतलब आपको लिख के बताता, तो एक आप मतलब वर्बली सुन लीजिएगा क्या कि एक ना 5वां क्रोमोजोम होता है। टोटल हमारे क्रोमोजोम कितने होते हैं आपको पता है ना, 46 क्रोमोजोम होते हैं हमारे, 23 के पेयर होते हैं। इसमें एक 5th क्रोमोजोम होता है, अगर उसमें डिफेक्ट आता है तो हमें एक कैट सिंड्रोम हो जाता है। जब बच्चा कोई रोता है ना, और तो सब कुछ ठीक है पर रोएगा तो एक बिल्ली की जैसे आवाज आएगी। एक 13 क्रोमोजोम है, अगर उसमें इफेक्ट होता है ना, वो नीचे से हाफ कट जाता है तो बच्चे का तलवे में छेद मिलेगा या ऊपर वाला होठ कटा हुआ पैदा होगा वो। तो अगर प्रेगनेंसी के 20 सप्ताह के अंदर ही जेनेटिक स्क्रीनिंग करवा ले, ताकि अब फिर पता लग जाएगा कि कोई भी जीन में इफेक्ट तो नहीं है, कहीं किसी क्रोमोजोम में इफेक्ट तो नहीं है, तो वो प्रेगनेंसी सेफ हो सकती है फिर। इसके अलावा नॉन जो है ना आपका इन्वेसिव जो प्रीनेटल टेस्टिंग होती है, जिसको आप लोग NIPT कहा करते हैं, डाउन सिंड्रोम जैसे एक गंभीर बीमारी होती है ना, डाउन सिंड्रोम जैसे बच्चा भोला टाइप सा होता है, आपका मंद बुद्धि प्रकार के बच्चे होते हैं, इन सभी चीज़ों की गड़बड़ियों का पता लगाया जा सकता है और इनको बाद में ठीक भी किया जा सकता है। और अगर वो ठीक नहीं होने लायक है तो उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है उस टाइम पे। मतलब जिंदगी भर जूझने से अच्छा है कि उस प्रेगनेंसी को डॉक्टर लोग टर्मिनेट कर देते हैं या उसको फिर किसी तरीके से जीन एडिटिंग करके ठीक कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर ही बेसिकली ये इस बार ये सेमिनार या ये मीट हुआ है। भविष्य की बीमारियों का पहले से पता लग सकता है, AI चीज़ें भी आ चुकी है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम लोग पता लगा लेंगे कि बच्चा ये या कोई पर्सन ये पैदा होने वाला है तो इसमें आने वाले टाइम के अंदर कौन सी बीमारी हो सकती है। तो जेनेटिक टेस्टिंग से ये भी बेनिफिट होगा कि 10-15 साल पहले ही डायबिटीज़, कैंसर और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों का पता लगा सकेंगे। तो इससे क्या होगा कि दंपति फैमिली प्लानिंग से पहले अपना जीन की टेस्टिंग करा के ये जान सकेंगे किन बीमारियों का खतरा इनको हो सकता है, तो वो पहले से इससे प्रिटेंड रहेंगे, तैयार रहेंगे इसके लिए। अल्ट्रासाउंड और समय पर जांच का महत्व भी होता है। अल्ट्रासाउंड पर महत्व ये ऐसा आता है कि बेसिकली 11 से 14 सप्ताह के अंदर और फिर 19 से 20 सप्ताह के बीच में अल्ट्रासाउंड करवा लेना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन वो तो खैर एक बेसिक बच्चे की स्थिति पता लगाता है। लेकिन जो जीन एडिटिंग कह सकते हो आप लोग या जेनेटिक टेस्टिंग जिसको कहा करते हो आप लोग, या जिसको NIPT जो टेस्ट कहा करते हैं हम लोग, नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्ट होते हैं आपके, ये बहुत ज़रूरी टेस्ट होते हैं। इन टेस्ट को करवाना जिससे इन फ्यूचर के लिए जेनेटिक डिजीज़ का सामना ना करना पड़े। काफ़ी इंपॉर्टेंट सबमिट था ये, इनके बारे में बताया गया था, इन टेस्ट के बारे में बताया गया था। खैर नेक्स्ट है कि हरियाणा में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों का सर्वे कब से कब तक होगा। तो हरियाणा में स्कूल छोड़ दिए हैं जिन बच्चों ने, उनका सर्वे होगा 1 से 17 जनवरी तक होगा। मतलब हरियाणा में ड्रॉप आउट और आउट ऑफ स्कूल बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का फोकस करना है, 100% एजुकेशन की तरफ लेके जाना है हरियाणा को। इसलिए हरियाणा जो विद्यालय बोर्ड है या हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना है, इसमें जितने भी जिला शिक्षा अधिकारी है या मौलिक शिक्षा अधिकारी है, इन सभी को ये लेटर जारी करके कहा है कि ड्रॉप आउट या आउट ऑफ स्कूल बच्चों की पहचान किया जाए, सर्वे किया जाए, ताकि शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन 2009, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं कि राइट टू एजुकेशन हरियाणा में कब आया था, 2009 का है।
इसमें 100% दाखिला मिले और बच्चे पढ़ाई कर सके। और बच्चों को टारगेट का मतलब ये है कि बच्चों को कैसे हम लोग जो है ना वो एजुकेशन दे सकते हैं। इसमें बेसिकली 4 टाइप के या 4 लेयर के सर्वे करवाए जाएंगे। चारों लेयर का सर्वे 1 से 17 जनवरी तक पूरा होगा, ताकि पढ़ाई न करने वाले बच्चों को स्कूल तक लाया जा सके और वो बच्चे भी पढ़ाई कर सके। 100% बच्चों को पढ़ाने का लक्ष्य 2020 में हम लेके चले थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के चलते हुए भी, हालांकि वो पूरा तो नहीं हो पाया है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हैं या प्रवासी बच्चे हैं, और वो आज भी काम धंधे पे डिपेंड है, काम करने लग जाते हैं अपने जीवन को, मतलब यूँ कहिएगा कि हैंड टू माउथ लिविंग है। कुछ कमाएंगे तो खाएंगे, कुछ इस प्रकार की स्थिति है उनकी, गरीब बच्चे हैं। तो उन बच्चों को एक्चुअली जोड़ना चाहती है सरकार इस सर्वे के चलते हुए। तो स्कूल लेवल पे सर्वे होगा 1 से 8 जनवरी तक, 6 दिन तक चलेगा। इसमें शिक्षा एजुकेशन वॉलेंटियर है वो इसमें ये हेल्प करने वाले हैं। बाद में इसमें क्लस्टर बनाए जाएंगे 9 से 12 जनवरी तक, 2 दिनों तक अलग अलग क्लस्टर बनेंगे ये। फिर ब्लॉक लेवल पे होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, तो ऐसे करके ये कंप्लीट सर्वे करवाया जाएगा। हरियाणा भर में लागू की गई किस योजना को लेकर शिक्षा निदेशालय एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है हमारा, उस डिपार्टमेंट ने अभी आदेश जारी कर दिए हैं कि सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को रोजाना टैबलेट का प्रयोग करना अनिवार्य है। तो ये योजना है ई लर्निंग योजना। आपको याद हो तो रेगुलर करंट अफेयर पढ़ते हैं आप लोग, तो मैंने करंट अफेयर आपको पढ़ाया हुआ है 2022 का, और वो तारीख मैं आपको बताता हूँ 5 मई 2022। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर यूनिवर्सिटी है MDU, उस यूनिवर्सिटी से एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था ई लर्निंग या ई अधिगम योजना भी, जिसके अंदर बच्चों को 5 लाख बच्चों को 5 लाख टैब दिए गए थे। वो टैब बच्चे अब यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, रेगुलर यूज करते हैं कि नहीं करते, उस टैब के थ्रू बच्चों को प्रॉपर प्री रिकॉर्डिंग सारी क्लासेस और के साथ साथ 2 GB पर डे का इंटरनेट फ्री, ताकि वो एजुकेशन से जुड़े रहें। तो वो टैब का अब रेगुलर यूज करना होगा, ये अनिवार्य कर दिया है। उसी के आधार पर बच्चों को मार्क्स दिए जाएंगे, अदरवाइज उनसे टैब्स ले लिए जाएंगे वापस। और टीचर्स वगैरह को भी इस चीज़ के लिए जो है ना वो एक मैंडेटरी कर दिया है। हरियाणा भर के अंदर लागू की गई एक योजना है जिसका नाम है ई लर्निंग स्कीम। ठीक है, तो यही स्कीम है वो आपकी, ऑप्शन नंबर सी इसका ओके है। चलो इसी के साथ ये सेशन करता हूँ समाप्त। आपके लिए सवाल छोड़ रहा हूँ कि इनमें से हरियाणा का नया उपमंडल का दर्जा किसे दिया जाएगा। बताओ आप लोग, टोटल उपमंडल कितने हैं हरियाणा में, मंडल कितने हैं, मंडल तो कौन कौन से हैं, और उन मंडल में कौन कौन से जिले पड़ते हैं, ये क्वेश्चन भी बताना आप लोग मुझे। अच्छा सवाल है ये। थैंक यू सो मच, सभी को राधे राधे।